हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमारे प्रोबेबिलिटी टॉपिक यानी कि प्रायिकता जो हमारा दे रखा है उसे अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने प्रायिकता क्या होती है और उससे संबंधित जो सामान्य शब्दावलियां होती है उसके बारे में बात करी थी। उसके बाद में लास्ट क्लास के अंदर जो है मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रायिकता किस प्रकार से निकाली जाती है और जो है किसी घटना के अवश्य घटने पर प्रायिकता कितनी होगी, अगर कोई घटना घट ही नहीं सकती है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, और किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। साथ ही साथ किसी घटना के घटने की और उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है। और किसी घटना के नहीं घटने को ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से अगर एक घटना है उसके पक्ष में सहयोगानुपात कितना होगा, उसके विपक्ष में सहयोगानुपात किस प्रकार से निकालेंगे। इसके बाद में ये बताया था एक क्वेश्चन के माध्यम से कि 52 ताश के पत्तों में 26 काले होते हैं, 26 लाल होते हैं, 26 कालों के भी 2 भाग हैं, 26 लाल के भी 2 भाग होते हैं और इसमें 13-13 पत्ते होते हैं, जिसमें 2 से लेकर 10 तक गिनती जे क्यू के ए होता है। ठीक है, क्यू जो है वो बेगम होता है, जे के लिए जो है आप रानी ऐसा मतलब सेनापति वगैरह ऐसा कुछ भी आपकी इच्छा अनुसार जे से याद कर लेना। ठीक है, फिर ये जो है अपन ने एक और क्वेश्चन करा था जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि ई के विपक्ष में सहयोगानुपात ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और फिर मैंने बताया था कि यदि ऐसा दे रखा है कि ए या बी घटना के घटने की प्रायिकता, तो वहां पर हम जो है दोनों घटनाओं की प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रायिकता जो होगी, उसे जोड़ेंगे। वहीं पर अगर हमें ये कहा जाए कि ए और बी दोनों घटनाएं घटित हो रही है तो उनकी प्रायिकता जो होती है उनका गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जो है इससे आगे की चीजों को पढ़ेंगे और अब आप हेडिंग डालेंगे आगे नेक्स्ट। और ये हेडिंग क्या है हमारी, तो ऐसा करते हैं अगले पेज से ही स्टार्ट करते हैं ना। चलो, तो अब आप हेडिंग डालेंगे और इसको जो है ब्लैक कर देते हैं, ठीक रहेगा, अच्छे से दिखेगा, है ना। चलिए, अब जो है हेडिंग डालेंगे प्रायिकता की योग प्रमेय। कौन सी? प्रायिकता की योग प्रमेय। प्रायिकता की योग प्रमेय। अब प्रायिकता की योग प्रमेय का मतलब इंग्लिश में होता है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, तो इसके बारे में जानने से पहले हमें इसके लिए दो अलग अलग केस के बारे में बात करनी पड़ेगी। और पहला केस आ जाता है हमारे पास में कि अगर घटनाएं जो है परस्पर अपवर्जी हो। अब अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, अपवर्जी का मतलब है कि वो दोनों घटनाएं एक दूसरे से क्या है, तो एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। और अगर वो परस्पर अपवर्जी नहीं है तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, एक दूसरे से संयुक्त है। ठीक है, अब परस्पर अपवर्जी का मतलब हो गया डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है, चलिए तो यहां पर हेडिंग डालेंगे जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, तो लिखिएगा जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी अपवर्जी हो। अब जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तब की बात करते हैं। तो यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी है यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, एक घटना के घटने से दूसरी घटना के कोई लेना देना नहीं है, ऐसी घटनाओं को कहते हैं परस्पर अपवर्जी। और इस केस में जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो किसी घटना के अलग अलग प्रोबेबिलिटी जो है ना, अलग अलग जो घटनाएं हैं उन सभी को अपन जोड़ देते हैं।
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, जितने भी अलग अलग इवेंट्स हैं उन सभी को जोड़ेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे। ये बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, यानी कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। क्लियर? तो सभी घटनाओं को जोड़कर प्रोबेबिलिटी निकालो या सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल करके जोड़िए, बात एक ही है। इसी को कहा जाता है पर एक प्रायिकता की योग प्रमेय। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, समीशन ऑफ AI, यानी कि सभी घटनाओं के योग की प्रोबेबिलिटी, और ये बराबर लिखी जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI का समीशन। ठीक है, तो ये चीज आपसे जो है पूछी जा सकती है, लेकिन कंडीशन याद रखिएगा। क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि परस्पर अपवर्जी होनी चाहिए, यानी कि असंयुक्त घटनाएं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? चलिए अब इस पर आधारित एक छोटा सा अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, तो आप लोगों को ये चीज और अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन ये है कि दो पासों को फेंकने पर 8 से अधिक आने की प्रायिकता। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये है कि दो पासे हैं जिनको फेंका जाता है। अब दोनों पासों को अगर एक साथ फेंका तो वहां पर ये बोला है 8 से अधिक। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक पासे पर 6, दूसरे पासे पर भी 6 है। अब 8 से अधिक बोला है, इसका मतलब दोनों पासों की संख्याओं का योग। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। कई बार ऐसी भाषा देकर के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है और आप वहां सोचो कि 8 से अधिक आ ही नहीं सकता। जीरो जीरो नहीं भाई, वो दो का योग की बात कर रहा है क्योंकि दो पासे हैं। अब 8 से अधिक जो है वो आना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 से अधिक बोला है तो सीधी सी बात है कि भाई हमारा 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये आ सकता है। ठीक है, इसका हल करने के लिए हम देखेंगे कि 8 से अधिक बोला है तो क्या क्या आ सकता है? 9 योग आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 ला सकते हैं और 12 ला सकते हैं। ये अलग अलग 4 घटनाएं ही घटित हो सकती है। तो या तो हम ऐसा करें कि 9 की, 10 की, 11 की और 12 की, इन सभी के अलग अलग अनुकूल जो स्थितियां हैं, इन घटनाओं के घटने की जो अनुकूल स्थितियां हैं उनका योग करके प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, या फिर इन सभी की अलग अलग प्रायिकता ज्ञात करके उसका योग करें। एक ही बात होगी और ये चीज अपन अभी आगे चेक करेंगे कि क्या ये वाला फॉर्मूला या ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ऐसे करता हूं कि 9, 10, 11 और 12 के आने के अनुकूल जो स्थितियां हैं वो लिख लेता हूं। तो यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन के माध्यम से। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स मैं आपके यहां पर कंप्लीट करते जा रहा हूं, और वो ये है कि टोटल जो है हमें यहां पर 6x6 की टेबल चाहिए होगी। तो मैं 6x6 की टेबल इंसर्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा, है ना। आपके सामने ये टेबल आपको भी अपनी कॉपी के अंदर बना लेनी है। ये बहुत काम की टेबल है और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं वो सभी क्वेश्चंस यहां पर दिखाने का प्रयास भी करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो है मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। तो देखिएगा, मैंने पहला पासा फेंका और एक आया, दूसरे पर भी एक आ गया। या फिर पहला पासा फेंका और 2 आ गया, या फिर पहला पासा फेंका और 3 आ गया, या फिर पहला पासा फेंका और 4 आ गया। ठीक है, ये लिखते चलिएगा, दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है ना।
वरना मैं बोल ही रहा हूं तो वो आप टेबल बना लो। एक 5 आ सकता है और एक 6 आ सकता है। भाई एक पासे पर मैंने फिक्स कर दिया कि एक आएगा और दूसरे पासे पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती में से कोई भी आया। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले वाले पासे पर 2 आ जाए और उस पर 1 आ जाए, फिर 2 2 आ जाए, फिर 2 3 आ जाए, फिर 2 4 आ जाए, फिर 2 5 आ जाए और फिर 2 6 आ जाए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पहले वाले पे 3 आ जाए, फिर 3 1 आ जाए, 3 2 हो जाए, 3 3 हो जाए, 3 4 हो जाए, 3 5 हो जाए और 3 6 हो जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, 4 6 आ जाए। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, लिखते रहिएगा। ये काम का है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये हमारी हेल्प करेगा। 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 5 6 आ जाए, फिर 6 6 आ जाए, 6 5 आ जाए, 6 4 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 2 आ जाए या फिर 6 1 आ जाए। कई बार क्या होता है कि हमें ये बता दिया जाता है कि अगर 2 पासे फेंके जाते हैं तो 36 रिजल्ट आते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि वो 36 रिजल्ट कौन कौन से आते हैं या फिर वो 36 रिजल्ट किस प्रकार से आते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने ये जो टेबल बनाई है आप इसको गिनिए। ये 6x6 की एक मैट्रिक्स है, एक तरह से क्या है, 6x6 की एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर 6x6 है तो टोटल 36 एलिमेंट्स हैं। तो 36 जो है यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं। अब ये हमारे काम की कैसे है वो देखो। हमने पीछे क्या देखा, हमें 9 चाहिए है, 10 चाहिए है, 11 चाहिए है और 12 चाहिए है ना। तो 9 10 11 12 ये हमें योग के रूप में चाहिए है। तो हम जैसे ही ये टेबल बना ली, अब इसके अंदर देख लो 9 कहां से आना शुरू हो सकता है। तो देखो 1 से लेकर 6 तक में हाईएस्ट 7 आ रहा है, 2 से लेकर 6 तक में हाईएस्ट 8 आएगा, तो इसका मतलब वहां तक तो अपने काम का है नहीं। अब तीसरी लाइन से शुरू होगा, 3 और 5 जो है वो 8 होता है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। 3 और 6 जो है वो 9 होता है। जैसे ही मुझे ये पता चला कि 3 और 6 9 होता है, तो आपको अब बाकी के सभी केस मिल गए। कैसे सर, आप 3 और 6 जो है वहां से क्रॉस लाइन शुरू कीजिए। आइए देखो, 3 और 6 9, फिर यहां आएंगे 4 और 5 9, फिर अरे 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 अरे, चाहिए ये एक सेकेंड ये वो एक सेकेंड ये बोर्ड पे काम कर गया है। हाँ, एक सेकेंड है ना, देखिएगा ध्यान से, मैं एक एक कट करूंगा क्योंकि सबको एक साथ कट करने पर ये टेबल बड़ी हो जा रही है। वो इसका सिस्टम है भाई, ऐप का, मेरे हाथ में नहीं है ये, है ना। हाँ, तो देखिएगा 3 और 6, इसके बाद इसको मैंने कट किया, ये देखो। अब आप यहां से अगर देखेंगे 3 और 6 से, तो इसी के जस्ट सामने देखो कौन आया, 4 और 5। क्या ये भी जो है 9 है या नहीं है? 4 और 5 भी 9 है, देखो क्रॉस लाइन आ रही है सीधे सीधे, 4 और 5 भी आ गया, फिर 5 और 6 भी आ गया, फिर 6 और 3 भी आ गया। तो आपको जो है केवल और केवल, ये एडजस्टेबल टेबल है तो ऑटोमेटिक जहां से जैसे ही होगा वो ऊपर नीचे होगी, तो डरना मत और ये भी मत सोचना कि सर क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो आपका काम कैसे आसान हो गया। अब इस लाइन के अलावा आपको कहीं पर भी 9 योग नहीं मिलेगा। समझ में आई बात, कितना, 9 का योग और कहीं मिल ही नहीं सकता, चाहे आप मिला के देख लो। देखो 4 5 6 7 8, वहां 9 था वो आ गया गोले में, फिर 5 6 7 8 9 और 10, 9 आ गया, खेल खत्म। 6 7 8 9 आ गया, इसके आगे 10 है, फिर 11 है, फिर 6 7 8 और ये 9, तो इसका मतलब 9 जो आएगा वो एक ही लाइन में आएंगे। तो एक 9 आपको पकड़ना है, उसके बाद उसके क्रॉस में सीधे सीधे लाइन खींच लेना, आपका काम हो जाएगा। अब ये देखो 9 तो आ गया। अब इसका बड़ा फायदा ये है कि जो 10 11 और 12 ढूंढना है ना, वो ऑटोमेटिक मिल चुका है। कैसे मिला पता है, अगर बोला होता 9 से छोटी संख्या आनी चाहिए तो आप इस लाइन के ऊपर वाली संख्याओं को लेते, अगर बोला है 9 से अधिक
तो 9 से अधिक इसके नीचे ही होगा। अब इसके ऊपर वाली संख्या कभी कोई हो ही नहीं सकती 9 से बड़ी। चेक कर लो भले। ये देखो 8 8 8 8, 7 7 7 7 7 7, 6 6 6 6 6, 5 5 5 5, 4 4 4, 3 3 2। बताओ सभी जो, अब देखो 10 कहां पर है सर? 10 तो नहीं मिल रहा। अरे भाई ये रहे देखो, 6 और 4 10, एक मिल गया। अब इसी के क्रॉस में चलो, ये रहा 10, इसी के क्रॉस में चलो, ये रहा 10। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर 9 के 4 केस है, 9 के देखो कितने केस आ गए? 4। ये 4 अपने अनुकूल स्थितियां है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 के अंदर इससे एक कम ही होगा। देख लो भले 3, और 11 में इससे एक कम होगा। आप देखिएगा आपको दिखेगा, ये देखो 2 ही है, 6 और 5, 5 और 6। और एक बात और ध्यान रखना, वो सेट के अंदर पढ़ाया था कि 6,5 या 5,6 एक ही होता है। यहां पर प्रोबेबिलिटी के अंदर जब बात करेंगे, जब पासे फेंके गए हैं तो पहला पासा फेंकने पर पहले 5 आया है, दूसरा फेंकने पर 6 आया है। दूसरे केस में पहली बार 6 आया 5 आया, तो दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप मिक्स नहीं कर सकते। अब देखो पहले 9 से अधिक पूछा था, तो देखो सॉरी 8 से अधिक पूछा था, तो 9 के कितने केस है? 4। 10 के कितने केस है? 3। 11 के कितने केस है? 2। और 12 का एक ही होगा, और वो ये 6 और 6। बताओ क्या आपने ऐसा कभी इस टेबल के बारे में सोचा था? सोचा था क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक टेबल बनाते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? तो अब देखो 9 के केस हो गए 4, 10 के हो गए 3, अब तो खाली 9 के याद कर लो, बाकी फिर ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। जैसे 8 का बोलता तो इससे जो है गिन लो, यहां से 1 2 3 4 5 ही होंगे भाई। ठीक है, फिर 6 होंगे, फिर वापस 4 5 2 1 ऐसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, हाईएस्ट 6 तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता किसी के भी केस। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 9 के केस आए हैं 4, 10 के आए हैं 3, 11 के आए हैं 2, 12 का आया है 1। ये याद रखो और आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो यहां पर, अब मैं लिख लेता हूं एक बार, ताकि आप लोगों का जो है ये आसानी से काम हो जाएगा। किसके कितने केस थे? तो देखो 9 के केस कितने हैं, मतलब 9 के 9 योग कितनी बार आ रहा है? 36 में से केवल 4 बार, ये अपने अनुकूल स्थितियां हैं। 10 योग कितनी बार आ रहा है? केवल 3 बार। 11 योग कितनी बार आ रहा है? तो 11 आ रहा है 2 बार। और 12 योग कितनी बार आ रहा है? तो केवल 1 बार। ये अलग अलग जो केस थे वो हमने यहां पर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे कि देखो इसके कितने 4, इसके कितने 3, इसके कितने 2, और उसके कितने अनुकूल स्थितियां 1। तो ये कितने हो गए? 4 और 3 7, और 3 10। ठीक है, तो इसका मतलब जो टोटल 9 का, 10 का, 11 का और 12 का जो योग आया है वो कितना आ गया है? तो ये वो आ चुका है हमारे पास में 10। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 10/36। ठीक है, क्योंकि 9 10 11 12 की जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 2 1 और 1 10, तो 10/36। या तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका एक और है। कौन सा? अलग अलग सभी की ज्ञात कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 कितनी है? तो 4/36। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 कितनी है? तो 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 कितनी है? तो 2/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 कितनी है? तो 1/36। अब इन सभी को भी जोड़ो, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ 12, सभी को जोड़ोगे कितना होगा? 4/36, 3/36 प्लस 2/36 प्लस 1/36, और इनका योग जो होता है वो 10/36 ही आएगा। तो इसका मतलब प्रायिकता की जो योगज प्रमेय है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और वो यहां पर मैंने आपके सामने प्रूफ भी कर दिया है कि आप जो है किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो हैंड्स प्रूफ भी हो चुका है। ठीक है, ये लो ये प्रूफ हो गया आपके सामने कि अगर आप सभी की अलग अलग जो अनुकूल स्थितियां उनको जोड़ के लिखो 10/36, या फिर जो है सभी की अलग अलग प्रायिकता ज्ञात करो फिर उनको जोड़ो, तो भी आंसर वही आएगा। और 10/36 को आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको अपन लिखेंगे 5/18। ठीक है, रेड पेन से लिखा है देख लेना।
और इसको भी लिखेंगे 5/18। वो तो अब आप खुद भी कर लोगे अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये है प्रायिकता की योगज प्रमेय, जो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई है। अब ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो मैं भी एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि यदि जो है घटनाएं क्या हो, अरे घटनाएं क्या हो जाए, परस्पर अपवर्जी नहीं हो, यानी एक दूसरे के साथ में उनका कोई ना कोई कनेक्शन हो, ज्वाइंट हो। अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तब क्या होगा, तो आप लिखेंगे जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी न हो। ठीक है, चलो, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी अपवर्जी न हो। ठीक है, तो जब घटनाएं जो है वो परस्पर अपवर्जी नहीं हो, यानी उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन हो, संयुक्त हो एक दूसरे से, तो ऐसे में क्या होता है, जब देखो घटनाएं संयुक्त नहीं है तो डायरेक्ट इसलिए जोड़ पाते हैं क्योंकि उनमें दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो कोई कॉमन जो है वो दो बार काउंट होगा ही नहीं। समझ आई बात। लेकिन अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं है, यानी एक दूसरे का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो हो सकता है कि जो कॉमन हो दोनों में वो डबल बार काउंट होगा, तो जो कॉमन होगा उसको हटाना पड़ता है, बस इतना ही फर्क है अपवर्जी और ये जो है आपके सॉरी अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी और परस्पर अपवर्जी नहीं में। ठीक है, परस्पर अपवर्जी है तो उनमें कभी कोई कॉमन आया ही नहीं होगा, इसलिए हम दोनों को पहले अलग अलग को जोड़े या एक साथ जोड़ के लिखे, आंसर सेम ही आता है। लेकिन अगर परस्पर अपवर्जी नहीं है तो उनमें कहीं ना कहीं कॉमन हो सकता है कोई, और वो कॉमन डबल बार काउंट नहीं हो, उसे एक बार हमें जो है हटाना पड़ता है, इसलिए उसके यहां पर अलग फॉर्मूले। फॉर्मूले अलग मतलब कोई ज्यादा अलग नहीं है, केवल यही है कि मान लो ए और बी घटना की बात की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, मतलब ए या बी घटना में से किसी के घटने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और उसमें से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी को माइनस इसलिए किया है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, कॉमन भाग नहीं आना चाहिए। यहां पर क्या बोला, ए प्लस बी का मतलब क्या है, या तो ए घटना घटे या फिर बी घटे, ए और बी दोनों साथ में नहीं घटे। तो हमने ये माइनस वही किया है कि अगर ये दोनों साथ में घटित हो गई तो उसकी जो प्रायिकता है उसको घटा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी वो बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए और बी दोनों के साथ घटने की प्रायिकता को माइनस किया जाता है। ऐसे ही मान लो तीन घटनाएं हो अगर, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए हो जाए या बी हो जाए या सी हो जाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि पहले तो सभी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को तो प्रॉपर प्रोबेबिलिटी को, प्रॉपर्टी क्या, प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जोड़ दिया। फिर इसमें से जो है अपन एक चीज और ऐड करेंगे कि तीनों घटनाएं साथ में घटित हो जाए वो वाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, और इसमें से अब माइनस करेंगे जब मान लो ए और बी साथ में घटित हो, फिर बी और सी साथ में घटित हो, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और ए साथ में घटित हुई हो। तो ये तीन केस जो है माइनस किए जाएंगे। ये यहां पर मैं माइनस कर देता हूं, ये लिख लीजिए। तो ये है हमारे पास में दो अलग अलग केस। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी, और इस पर आधारित भी अपन जो है एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, है ना। काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्लासेस के अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर आधारित। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, चिंता मत करना, और बाद में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करेंगे, तब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
देखिए, प्रथम 30 धनात्मक पूर्णांकों में से, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं 20 पूर्णांक ले लेते हैं। चलो तो लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है, प्रथम 20 धनात्मक पूर्णांकों में से एक अंक यदार्चक, यदार्चक का मतलब होता है रैंडमली, बिना कुछ सोचे समझे, ऐसे रैंडमली, ठीक है। तो एक अंक यदार्चक चुना जाता है, यानी सेलेक्ट किया जाता है। बाद में तो मैं टाइप किए हुए क्वेश्चन ही लाऊंगा, तो अपना समय नहीं जाएगा। इसके 3 या 5, ठीक है, 3 या 5 से विभाजित, 3 या फिर 5, यानी कि दोनों से नहीं, 3 या 5 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। ये प्रायिकता को मैंने सिर्फ शॉर्टकट पी लिख लिया। अब यहां पर देखो, आपको कॉमन सेंस की बात है कि भाई बोला है कि कोई भी प्रथम 20 धनात्मक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक की गिनती में से हमने कोई भी एक रैंडमली उठा लिया, कोई भी नंबर ले लिया, वो उठा लिया। अब उस नंबर के अंदर या तो 3 का भाग जाए या 5 का भाग जाए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है कि ये एक दूसरे से परस्पर अवर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या भी तो है 1 से लेकर 20 में, तो है या नहीं है ना। तो इसका मतलब वो संख्या भी तो आ सकती है, तो उसमें तो दोनों का भाग जाएगा। इसलिए यहां पर यह फॉर्मूला है कि जब दोनों केस पॉसिबल हो तो उस दोनों की प्रायिकता वाले भाग को माइनस कर दिया जाता है। तो यहां देखो कि हमारे पास में 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है। तो देखो 1 से लेकर 20 तक के अंदर 3 का भाग किस किस में जाएगा। तो भाई 3 का भाग जाता है 3 सतह 21 तक, तो 21 तो बड़ी हो जाएगी, तो इक्का मतलब 21 से छोटी वाली, तो 3 छिंग 18, यानी 6 संख्याओं के अंदर भाग जाएगा बस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का भाग जाने वाली संख्याएं कितनी है 1 से लेकर 20 में, केवल 6 संख्याएं हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो 5 का भाग किस किस में जा सकता है, तो भाई आपको पता है कि 5 चौक 20, यानी 4 बार जा सकता है, तो 4 संख्याओं में जाएगा, 5 में, 10 में, 15 में और 20 में, तो 4। क्लियर? अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 जो है वो 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जो है वो 4 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 5, यानी 3 और 5 दोनों का भाग जाता हो, तो दोनों का भाग किसमें जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 15 से स्टार्ट होगी संख्या और 15 से लेकर जहां तक जो है आप देखना चाहें। अब हमारे पास तो 15 से 20 है, अब 15 फिर 15 दूनी 30, तो 30 के अंदर दोनों का भाग जाएगा, फिर 45 में दोनों का भाग जाएगा, फिर 60 में जाएगा, तो 15 से सीधा 30 जा रहा है, इसका मतलब एक ही संख्या 15 पॉसिबल है। तो दोनों का भाग जाने वाली संख्या कौन सी पॉसिबल है, 15। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकल गई, 5 निकल गई और दोनों की साथ में निकल गई। हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 5 से विभाजित हो। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, इसका सॉल्यूशन यही आ जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, ये लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ये लो इधर ही। अब देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस 5, क्योंकि आपको पता है 3 या 5 है तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी है 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितनी है 4, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 5 1। अब ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 माइनस 1, ठीक है, 6 और 4 10, 10 माइनस 1 तो 9 आ गया। क्या 9 हमारा आंसर होगा, 9 हमारा आंसर होगा क्या, नहीं दोस्तों, 9 हमारा आंसर नहीं है,
क्यों? क्योंकि ये हमने अनुकूल स्थितियां ज्ञात करी है और ये 3 या 5 का भाग जाने वाली भी अनुकूल स्थिति 9 ही है, ये हमने तो ज्ञात किया है। अब इसके अंदर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो टोटल केस कितने पॉसिबल है 20, तो 20 का भाग जाएगा। अब या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप सीधा सीधा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितनी, तो 6 केस पॉसिबल थे और कुल कितने थे 20। ऐसे यहां पर भी 20 और ऐसे यहां पर भी 20। भाई 20 में से एक केस ही तो ऐसा है जिसमें 3 और 5 का भाग जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या होता है, अनुकूल बट्टे कुल। तो मैंने कुल का भाग जो है लास्ट में दिया आप कैलकुलेशन के लिए। तो डायरेक्ट भी अलग अलग भी भाग दे करके फिर लाके जोड़ सकते हैं ना। तो 6/20, 4/20 और 1/20। 6/20, 4/20 माइनस 1/20। तो मैंने क्या करा, 20 कॉमन था इसलिए ऊपर वाले भाग को लिख दिया 9/20। तो ये हमारा 9/20 आंसर होगा। समझ में आई बात? बताइए कितना इजी क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और सीधे सीधे एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी गई है, ये सीधे सीधे फॉर्मूले भी पूछे गए हैं। मैं अभी आप लोगों को जो है क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, तो आप लोगों को चीजें समझ में भी आएगी कि हाँ सर सीधे सीधे ही पूछते हैं ये तो है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये थी प्रायिकता की योगज प्रमेय और मुझे उम्मीद है कि प्रायिकता की योगज प्रमेय आप लोगों को समझ में आ गई है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको नोट्स के रूप में जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अगली प्रायिकता की जो गुणन प्रमेय होती है उसके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। मैं आप लोगों के साथ में आधे घंटे 45 मिनट ऐसी क्लासें लेकर आऊंगा स्टार्टिंग में चीजें समझने के लिए। उसके बाद में आप लोगों को पता है 2-4 क्लासें लंबी ला करके आपका पाठ्यक्रम इसका पूरा करवा दिया जाएगा। प्रायिकता टॉपिक को अपन बहुत ही जल्दी पूरा कर लेंगे क्योंकि ये वैसे भी छोटा सा ही है, ज्यादा इसमें बड़ी चीजें है नहीं। ठीक है, इसमें ये जो है सीधे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में फिट होने चाहिए और इनको आप नोट्स के रूप में जरूर लिखें, तो आप लोगों को पढ़ने में समझने में आसानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।